नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिखा चौहान है, मैं राजनीति विज्ञान की शिक्षक हूँ। आज हम ब्लॉक 1 के विषय में बात करेंगे जिसका टाइटल है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। यह ब्लॉक 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है राजनीति क्या है? दूसरा खंड है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय और तीसरा खंड कुछ अवधारणाओं के विषय में बात करेगा जैसे कि समानता क्या है, न्याय क्या है, अधिकारों को हम कैसे परिभाषित करते हैं अथवा अ, समानता का सिद्धांत क्या है। इसी प्रकार खंड 3 में हम और अवधारणाओं के विषय में बात करेंगे जैसे कि जेंडर क्या है, न्याय और समानता के बीच हम कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं इत्यादि। आज मैं आपसे खंड 1 के खंड क के विषय में बात करूँगी जो बेसिकली राजनीति के विषय में बात करता है और राजनीतिक सिद्धांत का परिचय आपसे साझा करूँगी। अ, राजनीति को हम कैसे परिभाषित करेंगे? क्या राजनीति का अर्थ है सरकार? क्या राजनीति संस्थाओं से जुड़ी है? जैसे कि बहुत सारे विचारकों में अगर मैं रैल्फ मिलिबेंड की बात करूँ, तो उनका मानना है कि राजनीति मतलब राजनीति में 5 तरह की संस्थाओं के विषय में हम बात करते हैं, जिसमें पहला है सरकार। उसके बाद वो कहते हैं कि सरकार तो नीति तय करती है। उसके बाद दूसरा है नौकरशाह वर्ग जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तीसरा उन्होंने कहा आपकी पुलिस और प्रशासन प्रणाली, जो आपकी न्याय व्यवस्था, आपके अराजकता को दूर करने में मदद करती है, कानून का क्रियान्वयन करती है। चौथा उन्होंने कहा कि वे सभी रीजनल निकाय, स्थानीय निकाय, जो किसी भी प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि आपकी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, आपके स्थानीय पंचायतें या आपकी स्थानीय सरकारें, जो किसी भी प्रकार से लोगों के मतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो क्या ये राजनीति होगी? या अगर जैसा कि मैं अपने विद्यार्थियों से अक्सर पूछती हूँ कि राजनीति क्या है? तो वे बड़ा एक नेगेटिव या एक नकारात्मक दृष्टिकोण साझा करते हैं कि राजनीति कुछ ऐसा है जो बहुत सकारात्मक नहीं है। तो क्या राजनीति एक नकारात्मक दृष्टिकोण है? तो बहुत सारे विचारकों का और मैं भी यही कहूँगी कि नहीं। राजनीति हमारे जीवन के लगभग सभी पहलुओं से जुड़ी हुई वो आवश्यक या अपरिहार्य संरचना है जिसके बिना समाज में किसी भी प्रकार की व्यवस्था को स्थापित कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो राजनीति है क्या? क्या राजनीति एक समाज में रह रहे सदस्यों या एक समूह के सदस्यों के बीच पारस्परिक सामंजस्य बिठा पाने की गतिविधि है? या उनके बीच मतभेदों का जो आकलन है या जो हमारे समूह या सामाजिक व्यवस्था में विविधता है विचारों की, उसके बीच में उत्पन्न मतभेदों या संकर्षणों को हम राजनीति कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूँगी। हम कई बार कहते हैं कि उस पॉलिटिकल ग्रुप में या फिर वहाँ फुटबॉल मैचेस में आजकल बहुत राजनीति है या आजकल क्रिकेट मैचेस खिलाड़ी मैदान में खेलने जाएगा, किस खिलाड़ी को पहले मौका मिलेगा, किस खिलाड़ी को बाद में मौका मिलेगा, तो क्या ये राजनीति है? और ये बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण है राजनीति का जिसके संदर्भ में हम जनरली राजनीति को समझाने का प्रयास करते हैं या परिभाषित करते हैं। मैं एक और उदाहरण आपके सामने देती हूँ। एक बड़ा छोटा-सा टीवी पर विज्ञापन आया करता था, जिसमें एक घर से बहुत शोर-शराबे की आवाज़ आती है और यहाँ पड़ोस के घर में एक महिला बहुत दुखी है और वो सोच रही है कि कैसे उस शोर को वो जाकर रोके। वो नहीं समझ पाती है कि उसकी भूमिका उस प्रसंग में क्या होनी चाहिए। और अंततः वो रोज़ का मामला है, वहाँ पर शायद पति अपनी पत्नी को मार रहा है और कहने के लिए बड़ा पर्सनल मसला है जिसमें या बड़ा निजी मसला है जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बट अंततः ये महिला जाती है और उस घर के दरवाज़े पर आहट कर कर 1 कटोरी चीनी माँगती है कि क्या आपके घर 1 कटोरी चीनी मिलेगी? यहाँ पर बहुत सारे विचार उसके दिमाग में उस समय कौंध रहे होंगे कि क्या मैं पुलिस को इत्तला करूँ? या मैं वहाँ जाकर पूछूँ कि आप क्यों इनको मार रहे हैं? और क्या पता वो महिला कह दे कि ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, आप ना कहिए, तब मेरा क्या रोल होगा या मेरी क्या भूमिका होगी? और मैंने ये उदाहरण आपसे इसलिए साझा किया कि कहने के लिए या मानने के लिए ये एक बड़ा ही निजी मसला है।
बट अगर मैं घरेलू हिंसा के मामलों को देखूँ, तो हमारा हमारा डेटा ये कहता है कि घरेलू हिंसा लगभग 80% से ज़्यादा घरों की सामान्य स्थिति है। तो अगर ये आपकी और मेरी निजी समस्या है और ये लगभग सभी घरों की निजी समस्या है, तो आपको नहीं लगता कि वो निजी से सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई है? सार्वजनिक मतलब जो एक से ज़्यादा लोगों को या एक से ज़्यादा सदस्यों को या एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों को प्रभावित करती हो। तो यदि वो एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों को या सदस्यों को प्रभावित कर रही है, तो वो समस्या निजी नहीं रही, वो तो सार्वजनिक हो गई। और यदि कोई समस्या सार्वजनिक हो गई, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि राजनैतिक पहलू अपने आप आ गया। राजनैतिक पहलू मतलब अब हम चाहते हैं कि उस पर नियम बने। हम चाहते हैं कि इस समस्या से बाकी सदस्यों को ना जूझना पड़े। ये बात सिर्फ़ पुरुषों और महिलाओं की नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में हो सकता है, ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता के संदर्भ में हो सकता है, ये महिला और पुरुष ही नहीं, महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में हो सकता है, बुजुर्गों के अधिकारों के संदर्भ में हो सकता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरा लालन-पालन करे वृद्धावस्था में, ये मेरा अधिकार है, तो मैं किसके पास जाऊँ? मैं किससे ये साझा करूँ? ये वो समस्याएँ हैं जो किसी एक घर, एक समूह, एक सदस्य तक सीमित नहीं हैं। और जब इन समस्याओं को लेकर समाज के सभी सदस्य ये मानते हैं कि ये समस्या किसी एक की नहीं अपितु सभी की है और इसीलिए ये लक्ष्य कि ये समस्या क्योंकि सबकी है तो इसका एक सामूहिक समाधान होना चाहिए। तो जहाँ समूह के स्तर पर सभी सदस्यों में ये एक सामंजस्य स्थापित होता है या एक साझा निर्णय लेने की स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पर सभी ये मानते हैं कि यहाँ से जो निर्णय निकलेगा या जो समाधान निकलेगा वो हम सभी के हित में होगा। यहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। राजनीति अर्थात अगर मैं इसको बड़े सकारात्मक शब्दों में रखूं तो मैं यहाँ पर हॉब्स का जिक्र करूंगी जहाँ से हम जनरली या सामान्य तौर पर राजनैतिक विज्ञान के विषय को शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पर हमारे बहुत सारे चिंतकों ने ये साझा करने का प्रयास किया कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई होगी या ये समाज की उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों हमने राज्य की बात की? या राज्य की ज़रूरत कब पड़ी? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? राज्य का क्या उद्देश्य है? समाज और राज्य में क्या फ़र्क है? या समाज, राज्य और राज्य की विभिन्न संस्थाओं या उनके क्रियाकलापों में अंततः किसने डिफरेंशिएट किया या किसने अंतर स्पष्ट किया? कैसे ये विकसित हुआ? क्या इतिहास में हमारा समाज, हमारे राज्य, ये व्यवस्थाएँ, ये संस्थाएँ हमेशा ऐसी थीं? तो नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इसे बहुत ध्यान से समझें, तो अलग-अलग विचारकों ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह से राज्य, राज्य की उत्पत्ति, समाज, समाज की उत्पत्ति, समाज का राज्य में योगदान, राज्य के लक्ष्य, इन सभी को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया है। उदाहरण के तौर पर मैं हॉब्स की बात कर रही थी। अगर हम हॉब्स को सुने, तो हॉब्स कहते हैं कि कहीं न कहीं अगर हम देखें, तो शुरुआती तौर पर जब हम एंशिएंट मैन की बात करते हैं या हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, व्हेन ह्यूमन सिविलाइजेशन रियली स्टार्टेड, तो वहाँ पे हमने देखा हॉब्स कहते हैं कि वहाँ पर शायद भाषा का भी जन्म नहीं हुआ था। पर पुरुषों ने या मनुष्यों ने एक समूह में रहना सीखा क्योंकि उन्हें ये समझ आया कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए या जंगली जानवरों से बचने के लिए या अपने जीवन के संरक्षण के लिए ये ज़रूरी था कि वे समूह में रहें। तो अगर वे समूह में रहेंगे, तो वे अपने जीवन यापन को बेहतर तरीके से कर पाएँगे और वे अपने जीवन का संरक्षण कर पाएँगे। उदाहरण के तौर पर भीमबेटका की गुफाएँ मध्य प्रदेश में इस बात के लिए प्रचलित हैं और आपकी हेरिटेज साइट्स में आती हैं। भीमबेटका की गुफाएँ ये बताती हैं कि किस तरीके से धीरे-धीरे मानव सभ्यता का विकास हो रहा था। धीरे-धीरे समूहों में जब मानव रह रहे थे, तो उन्होंने चित्रण के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से समूह में रहने के कारण वे जंगली जानवरों से खुद को बचा पा रहे थे। किस तरह धीरे-धीरे पहिए का और अग्नि का आविष्कार हुआ, ये आप सभी अपने स्कूल में पढ़ कर आए हैं। उसी में आगे बढ़ते हैं, हॉब्स ये मानते हैं कि यहाँ से कहीं न कहीं एक समाज की नींव रखी गई। समाज की नींव जहाँ पर प्रत्येक सदस्य ने ये माना कि ये समूह और ये सामूहिक व्यवस्था मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं न कहीं ये माना गया
कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। जैसे कि बहुत सारे विचारकों ने कहा और आपने कई जगह पढ़ा होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेले रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमारी जुडिशरी या न्यायपालिका भी ये कहती है और ये हमारे मौलिक अधिकारों में कहा गया है कि यहाँ तक कि अगर मेरे किसी क्राइम के लिए या मेरे किसी कानून के उल्लंघन के लिए मुझे सज़ा दी जाती है, तो वो भी इस तरह दी जाए कि मुझे अकेले ना रहना पड़े। अगर मुझे अकेले कारावास की सज़ा दी जाती है, तो ये सबसे कठिन कारावास या सबसे अत्यंत भीषण सज़ा मानी गई है, जो हमारे मानव स्वभाव के भी विपरीत है। तो अब अगर मैं हॉब्स की बात कहूँ, तो हॉब्स ने इसी नींव पर अपनी सामाजिक संरचना के सिद्धांत को रखा और उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और क्योंकि मनुष्य को समूह में रहने की आवश्यकता है, यहाँ से कहीं न कहीं मानव जीवन और समाज की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर हॉब्स ने कहा कि धीरे-धीरे क्योंकि भाषा का विकास हुआ और ये सभी सदस्य एक समूह में रह रहे थे, तो यहाँ से शुरुआत हुई कुछ कानूनों की या कानून व्यवस्था की, कि हम उस समूह में रहते हुए कैसे बिहेव करेंगे, हम किस तरह से किसको अपना लीडर मानेंगे, किसको अपना नेता मानेंगे, कौन हमारे व्यवहार को संचालित करेगा, हम कब क्या काम करेंगे या समूह किस समय समूह किस समय शिकार के लिए जाएगा, किस समय समूह सोएगा, किस समय समूह का कोई संरक्षण करेगा। तो इस तरह से हमने अपने दायित्वों का निर्वाह किया और उस निर्वाह के लिए समूह में अपने दायित्वों का वितरण किया। यहाँ से जो एक कानून व्यवस्था का जन्म हुआ, उसने कहीं न कहीं समूह और समाज की अराजकता का समाधान किया। अराजकता मतलब जहाँ पर chaos हो, जहाँ पर कोई नियम व्यवस्था ना हो, जहाँ किसी को ये ना पता हो कि अब क्या होगा या मुझे क्या करना है। आप सोचिए अचानक सरकार ना हो या सैन्य शासन की वजह से वहाँ पर कई ऐसे प्रांत हैं, जहाँ पर कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। या अफ़गानिस्तान के विषय में आपने पढ़ा होगा कि जब तालिबान का आगमन हुआ, तो किस प्रकार कानून व्यवस्था वहाँ पर ध्वस्त हो गई और नई कानून व्यवस्था लागू होने में समय लगा। तो इसको हम कहते हैं अराजकता। अराजकता मतलब एक संदेह की स्थिति, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति, जहाँ पर किसी को ना पता हो कि क्या होगा और अब क्या करना है। तो हॉब्स कहते हैं कि इस अराजकता के माहौल से बाहर लाने में इस समाज और कानूनी व्यवस्था ने मदद की और यहाँ से हॉब्स कहते हैं कि एक शासन प्रणाली या सरकार की व्यवस्था या राज्य की उत्पत्ति होती है। अब वो हॉब्स ये भी मानते हैं कि कहीं न कहीं मनुष्य एक बहुत स्वार्थी प्राणी है। हॉब्स ये कहते हैं कि मनुष्य इस समाज का हिस्सा इसलिए बना क्योंकि उसे ये समझ आ गया कि उसका अपना सर्वाइवल या उसका अपना जीवन इस समूह की सदस्यता पर निर्भर करता है। अगर वो इस समूह से बाहर जाएगा, तो शायद वो अगले पल सर्वाइव ना कर पाए या वो अगले पल जीवित ना रह पाए। या अपना संरक्षण कर पाने में क्योंकि वो सामर्थ्यवान नहीं है, इसलिए उसने इस समूह की सदस्यता के लिए हामी भरी। अब उसके बाद हॉब्स कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, इसीलिए ये राज्य भी उतना ही स्वार्थी होगा और यहाँ जो कानूनी व्यवस्था जन्म लेगी, वो कहीं न कहीं बल पर आधारित होगी। बल और सहमति दोनों, दोनों का सामंजस्य। सहमति क्योंकि मैं अपनी या मनुष्य अपनी सीमाओं का ज्ञाता है, वो समझ पा रहा है और बल इसलिए क्योंकि ये सभी सदस्य अपने कुछ अधिकार वांछनीय रूप से, वॉलंटरी रूप से या सहमति से अपने नेता को सौंपते हैं ताकि वो नेता उनके संरक्षण को सुनिश्चित कर सके। जिसको उन्होंने सॉवरेन का नाम दिया या संप्रभु का नाम दिया। संप्रभु इसलिए क्योंकि ये स्वायत्त है, ये इंडिपेंडेंट है, ये फ्री है और ये नेता इन सभी सदस्यों का भला समझ पाने में बेहतर तरीके से समृद्ध है। इतने सारे अधिकार जब हम इस स्वयंप्रभु को या स्वयं प्रभु को, सॉवरेन को सौंपते हैं, तो ये एक ऐसी सत्ता की नींव रखता है, जहाँ पर सभी सदस्य एक बार स्वीकृति देने के बाद इस स्वयं प्रभु या इस संप्रभु की आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके की राज्य की परिकल्पना हॉब्स करते हैं, वो एक एब्सोल्यूट स्टेट है। एब्सोल्यूट स्टेट मतलब जिसके खिलाफ कोई भी सदस्य अब नहीं जा सकता। तो पहले सहमति और उसके बाद बल और इन दोनों के सामंजस्य से एक राज्य की उत्पत्ति हुई।
तो इस तरह से राज्य और इस राज्य से जुड़ी हुई सभी प्रतिक्रियाओं को उन्होंने राजनीति कहा। तो अब आप कहेंगे कि मैंने तो एक बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण पेश किया राज्य का, बट उसमें सकारात्मक विषय ये था कि इन सभी सदस्यों की सहमति पर आधारित थी इस राज्य की नींव। तो विद्यार्थियों, अगर हम देखें तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति को ऐतिहासिक रूप से कई विचारकों ने रखने का प्रयास किया है। जैसे कि इसके बाद अगर मैं अरस्तू की बात करूँ या अगर मैं पॉलिश शब्द की ही बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स शब्द कहाँ से आया? तो आप बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे स्रोतों में पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स शब्द एक्चुअली ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द है पॉलिस। पॉलिस मतलब वो संस्था जहाँ पर समाज के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो या प्रतिनिधित्व रहा हो। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण नाम सुना होगा, जूलियस सीज़र। आपने अगर मैं पाश्चात्य देशों में बात करूँ तो आपने रोम साम्राज्य का नाम सुना होगा। आपने इजिप्ट का नाम सुना होगा। ये सभी वो देश हैं जो बहुत अपने योद्धाओं के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने इतिहास में या मानवीय सभ्यताओं के लिए जिन्हें जाना जाता है। नील नदी का नाम आपने सुना होगा, जिसके किनारे इजिप्ट की सभ्यता का जन्म हुआ। और इन मानवीय सभ्यताओं के जन्म के साथ नवीन समाज और नवीन राजनीतिक संरचनाओं का भी जन्म हुआ। विद्यार्थियों, आप अगर थोड़ा-सा ध्यान दें और बहुत सारी चलचित्र, बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी फ़िल्मों के माध्यम से आपने देखा होगा कि जूलियस सीज़र या उस समय के ग्रीक पराक्रमी योद्धाओं, एक बड़ी फ़ेमस मूवी भी है ट्रॉय। अगर आप इन सभी सिनेमा के मैं इनको सिनेमा कम और इतिहास का संकलन ज़्यादा कहूँगी, इनके माध्यम से अगर इन सभ्यताओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन सभी राज्यों में राज्य इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन सभी समाजों ने समाज के सभी सदस्यों के अधिकारों को समान रूप से स्वीकृत किया और उन उस समय प्रतिनिधात्मक या इनका प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ समूहों का संकलन किया या उनको स्थापित किया। जैसे कि उस समय के ग्रीक राज्यों में खासकर ये परंपरा थी कि वहाँ पर एक बैठने की व्यवस्था थी। महिलाओं को हालाँकि अधिकार नहीं थे, पर समाज के जितने भी पुरुष थे, उनको ये समान अधिकार था कि अपने समाज से जुड़े सभी निर्णयों को लेने में उन सभी की समान भागीदारी थी। चाहे वो साथ वाले राज्य से युद्ध करने का अधिकार हो, युद्ध क्यों करना है या युद्ध होने के बाद अगर विजयी होते हैं, तो वहाँ पर किसे वहाँ की बागडोर दी जाएगी या वहाँ पर सत्ता किस प्रकार संचालित की जाएगी, उस राज्य के क्या अधिकार होंगे या उस राज्य के सदस्यों या उस समूह समाज के सदस्यों और हमारे समाज के सदस्यों के बीच क्या पारस्परिक संबंध होंगे, उस काउंसिल के माध्यम से या उस प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधात्मक बॉडी के माध्यम से वहाँ बैठकर लेता था। तो ये थी समाज की उत्पत्ति। जैसे कि अगर मैं अरस्तू की बात करूँ, तो अरस्तू उस समय के लगभग इस तरीके के बहुत सारे नगर राज्यों के संविधान, संविधान अर्थात कानूनी व्यवस्था का संकलन। जैसे कि अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूँ, तो भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान बेसिकली उन सभी कानूनों का या उन सभी नियमों का संकलन है, जिनके माध्यम से या जिनके अनुरूप हमारे समाज या हमारे राज्य की व्यवस्था को चलाया जाना है। चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी हों या उससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे या और पुराना जाएँ तो इंदिरा गांधी थी या हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे। प्रधानमंत्री कोई भी हो यानी कि व्यक्ति आते-जाते रहेंगे, प्रतिनिधित्व कोई भी करता हो, हमारी कानूनी व्यवस्था वही रहेगी। तो ये जो एक बेसिक प्रारूप है या जो एक सामान्य प्रारूप है, इसे हमने संविधान का दर्जा दिया। तो इसी प्रकार उस समय ग्रीक नगर राज्यों में भी इस प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएँ थीं या संविधान थे। और हमारे ऐसे भी बहुत सारे विचारक हुए हैं जैसे कि अरस्तू, जिन्होंने उस समय के कई संविधानों, इस तरीके के नगर राज्यों के संविधानों का बाकायदा अध्ययन किया और उसके माध्यम से ये भी समझने का प्रयास किया कि राजनीति किस तरह उन नगर राज्यों के विकास को नया प्रारूप प्रदान कर रही है। उस समय की राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे? उस समय की राजनैतिक व्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही थी? उस समय की राजनैतिक व्यवस्था में न्याय की क्या अवधारणा थी? या
न्याय के क्या अभिप्राय थे, न्याय का क्या अर्थ था, समानता का क्या अधिकार था, अलग-अलग समाज के वर्गों को क्या अधिकार मिले, क्या वो राजनैतिक व्यवस्थाएँ बहुत सशक्त थीं, क्या वो राज्य अपना संरक्षण कर पा रहे थे, क्या वो सभी नगर राज्य अपने नागरिकों या अपने सदस्यों की अपेक्षाओं की पूर्ति कर पा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रही थी कि राजनीति इन सभी प्रतिक्रियाओं, इन सभी संस्थाओं, इन सभी मानवीय पहलुओं के विषय में है। राजनीति उस घर के विषय में भी है, जहाँ पर घरेलू हिंसा हो रही थी, या कुछ लोग कोविड काल का ग्रास बन गए, या वे सभी मज़दूर वर्ग जिन्हें पलायन करना पड़ा और शहरों को छोड़कर वापस गाँव में लौटना पड़ा। तो ये सभी विषय समाज के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। ये सभी वो विषय हैं जहाँ पर समाज के सदस्य इन समस्याओं का निवारण चाहते हैं। ये सभी वो विषय हैं जहाँ पर हम अपने सामाजिक संदर्भों या परिस्थितियों को परिभाषित कर रहे हैं। ये वे सभी संदर्भ हैं जहाँ पर हम अपनी नई अपेक्षाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजनीति एक बहुत विस्तृत रेल्म है, बहुत विस्तृत विषय है, और राजनीति को किसी भी एक संदर्भ में या एक तरह से परिभाषित कर पाना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि राजनीति संस्थाओं तक सीमित है? तो नहीं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि राजनीति व्यावहारिक है? तो नहीं। क्या मैं सिर्फ़ ये कह सकती हूँ कि राजनीति सिर्फ़ एक व्यवसाय है? जैसे कि हम कहते हैं कि राजनीति तो नेताओं और नेताओं के विषय में है, राजनीति चुनाव के विषय में है, या राजनीति चुनाव और चुनाव के परिणामों तक सीमित है। तो क्या राजनीति और चुनाव के परिणाम हमारे विषय में नहीं हैं? क्या चुनावी परिणाम सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक विषमताओं का विस्तृत रूप या उनका अ, विश्लेषण नहीं है? अगर हम अपने चुनावों को ही समझें, तो हमारी नेताओं का चुनाव प्रणाली के माध्यम से सत्ता में बने रहना, ये सभी राजनीति है। हमारे बहुत सारे विचारक ऐसे भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्स वेबर। वेबर ने कहा कि राजनीति तो एक व्यवसाय है। बहुत सारे ऐसे भी विचारक हैं जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ एक व्यवसाय नहीं है, ये एक भावना है। कई विचारक ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि ये पारस्परिक संबंध हैं। कई विचारकों ने ये भी कहा कि राजनीति हमारे ही मानवीय जीवन के बहुत सारे पहलुओं का एक विस्तृत रूप है, जिन्हें हम अपेक्षाओं के माध्यम से एक संस्थात्मक संरचना प्रदान करते हैं कि कैसे हम अपनी अपेक्षाओं को इसी सामाजिक व्यवस्था में पूरा कर पाएँ, या कैसे हम अपनी अपेक्षाओं को इसी सामाजिक व्यवस्था में एक प्रारूप प्रदान कर पाएँ। उदाहरण के तौर पर, आपका ऑपरेशन कावेरी इस समय अ, सूडान से आपके बहुत सारे भारतीय भाई-बहनों को इवैक्यूएट कर रहा है, वहाँ से ला रहा है। इसी प्रकार जब यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया, तो हम अपने ही समाज के बहुत सारे सदस्यों को उस समाज से बचा कर लाना चाहते थे, क्योंकि हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है, तो ये भी राजनीति है। अब एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, अगर ये राजनीति है, तो राज्य क्या है? इस विषय में मैं आपका ध्यान कौटिल्य या मैकियावेली या मनु के सिद्धांतों की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगी। अगर हम अपने ट्रेडिशनल या पारंपरिक विचारकों को देखें, तो उन्होंने राज्य को बहुत ही खूबसूरती से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य अपने सदस्यों की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम है या साधन है। अगर मैं मनुस्मृति को देखूँ, तो मनुस्मृति ने कहा कि राज्य ईश्वर की देन है, और कहीं न कहीं मनु ईश्वर के पुत्र हैं, और मनु यहाँ अराजकता को समाप्त करने के लिए राज्य में जन्म लेते हैं। और मनु ने एक सामाजिक संरचना की नींव रखी, ताकि सभी सदस्यों के की शक्ति को, सभी सदस्यों के क्रियाकलापों को वर्गीकृत किया जा सके। तो यहाँ से 4 वर्णों का जन्म हुआ, और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करूँगी कि ये 4 वर्ण सिर्फ़ जन्म से जुड़े नहीं थे, ये 4 वर्ण व्यावसायिक ज़्यादा थे। तो इन व्यावसायिक वर्णों के माध्यम से उन्होंने धर्म की बात की, उन्होंने कर्म की बात की, उन्होंने दंड नीति की बात की, और उन्होंने कहीं न कहीं ये प्रावधान रखा कि राज्य
सदस्यों का वो समूह है जो इन सदस्यों के जीवन को संचालित करेगा, ताकि इन सदस्यों की अपेक्षाएँ एक-दूसरे से न टकराएँ। इन सदस्यों के की अपेक्षाएँ या इन सदस्यों के जीवन को लेकर जो आकांक्षाएँ हैं, वे पूरा कर पाएँ। अगर मैं भारतीय परंपरा को देखूँ तो उसमें राज्य की अवधारणा पारंपरिक रूप से जन्म और मृत्यु के चक्र से जोड़ी गई है। हालाँकि जब मैं नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में कौटिल्य को पढ़ती हूँ या शुक्र को पढ़ती हूँ, तो शुक्र और कौटिल्य राज्य की एक अलग अवधारणा हमारे समकक्ष रखते हैं। शुक्र और कौटिल्य राज्य की वो अवधारणा हमारे सामने रखते हैं जहाँ राज्य नित्य प्रतिदिन खुद को एक्सपैंड करेगा या विस्तृत करेगा। वो अपनी बाउंड्री को या अपने क्षेत्र को विस्तृत करता रहेगा। यानी कि जितनी ज़्यादा सदस्यता होगी उतना ही सुदृढ़ वो राज्य होगा। नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र यानी कि शुक्र और कौटिल्य मनु से थोड़ा-सा अलग राज्य को आर्थिक संरचना के रूप में परिभाषित करते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि कहीं न कहीं आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनका मानना है कि कहीं न कहीं संसाधन राजनीति को संचालित करते हैं। संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है और संसाधन किसी भी क्षेत्र में बहुत सीमित होते हैं। संसाधनों का वितरण कैसे होगा और संसाधनों का उपयोग कैसे होगा, ये सुनिश्चित करेगा कि वो राज्य कितना शक्तिशाली है। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना है, जब मैं कौटिल्य की बात कर रही हूँ, कौटिल्य नीति या चाणक्य नीति की बात उनके बहुत सारे सिद्धांतों से आप परिचित होंगे और आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि कौटिल्य हमेशा एक बहुत शक्तिशाली राज्य की बात करते हैं क्योंकि जितना शक्तिशाली राज्य होगा, उतना ही समृद्ध वो राज्य होगा और उतना ही निश्चिंत उसकी प्रजा या उसके सदस्य होंगे। तो यहाँ पर समाज से राज्य का जो सफ़र है, वो कहीं न कहीं इन सदस्यों की अपेक्षाएँ निर्धारित करती हैं। कौटिल्य को जब मैं आगे पढ़ती हूँ, तो कौटिल्य कहते हैं कि ये राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार निरंतर करता रहेगा। यानी कि युद्ध एक ऐसा सत्य है जो सभी राज्यों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या उन्हें मानना पड़ेगा। तो लगातार युद्ध के माध्यम से ये सभी राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करेंगे। कौटिल्य ने जो सिद्धांत दिया ये भारतीय राजनीतिक सभ्यता में, इसी प्रकार अगर मैं यूरोपीय देशों में देखूँ, तो लगभग 1648 तक इसी प्रकार का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा प्रबल था। खासकर अगर मैं यूरोपीय देशों की संरचना देखूँ, तो ये सभी मैं इनको समाज अभी कहूँगी क्योंकि ये राज्य के रूप में उस तरह से स्थापित नहीं थे या नगर राज्यों की संज्ञा इनको दूँगी। ये सभी नगर राज्य लगातार एक-दूसरे से आपस में युद्ध कर रहे थे। और युद्ध के माध्यम से ये अपना-अपना वर्चस्व एक ऐसा समय आया जब इन सभी राज्यों ने या इन सभी राज्यों को ये एहसास हुआ एक्सक्यूज़ मी कि निरंतर युद्ध किसी भी प्रकार का समाधान नहीं दे रहा था और ये सभी नगर राज्य 1648 में इन्होंने मिलकर ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है, इसे वेस्टफेलिया की संधि या वेस्टफेलिया की शांति के रूप में जाना जाता है, पीस ऑफ वेस्टफेलिया, जहाँ पर इन्होंने ये तय किया कि हम एक-दूसरे की स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज़ करें, उसे मानें, उसे पहचान प्रदान करें और इस युद्ध पर एक विराम लगाएँ क्योंकि अंततः ये युद्ध कोई समाधान नहीं देता बल्कि बहुत सारे संसाधनों का हनन करता है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या वो आर्थिक संसाधन हो। तो इन संसाधनों के हनन से बचने के लिए इन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं ने ये तय किया कि हम कुछ ऐसे मापदंडों का निर्धारण करेंगे, जो आने वाले आधुनिक राज्य की नींव रखेगा। और यहाँ से एक आधुनिक राज्य की परिकल्पना ने जन्म लिया, जो कौटिल्य, मनु, नीति शास्त्र या यूरोपीय नगर राज्यों की राज्य की जो परिकल्पना थी, उससे बहुत अलग थे या जो समाज की परिकल्पना थी, उससे बहुत अलग थी। इन्होंने लगभग 4 पैमानों पर आधुनिक राज्य को परिभाषित किया। इन्होंने कहा पहला पैमाना है बाउंड्री या क्षेत्र, यानी कि अगर किसी भी नगर राज्य या किसी भी समाज का एक अपना परिभाषित क्षेत्र है। दूसरा, अगर उस क्षेत्र में एक पॉपुलेशन है, यानी कि जनसंख्या है, एक निर्धारित जनसंख्या है।
तीसरा, वहाँ पर इस जनसंख्या ने एक कानून व्यवस्था को स्थापित किया है जिसे उन्होंने सरकार की संज्ञा दी यानी कि गवर्नमेंट। यानी कि पहला, एक परिभाषित क्षेत्र जिसे हमने बाउंड्री की संज्ञा दी या सीमाओं की संज्ञा दी। दूसरा, उसमें एक परिभाषित जनसंख्या, इस जनसंख्या ने एक सरकार को स्थापित किया हो। और चौथा, ये सरकार अपने क्षेत्र में स्वयं प्रभु हो या संप्रभु हो। संप्रभु का अर्थ है कि वो सबसे शक्तिशाली हो, उसके साथ उसके सदस्यों की सहमति हो और वो किसी के अधीन ना हो। तो उन्होंने कहा कि जो भी नगर राज्य या जो भी समाज या जो भी सामाजिक समूह इन 4 पैमानों पर सटीक बैठते हैं, उन्हें हम राज्य की संज्ञा देंगे। तो एक तो राज्य की संज्ञा, अगर मैं वैचारिक रूप से कहूँ तो जैसे ही कानून व्यवस्था का जन्म होता है हॉब्स की संज्ञा में या हॉब्स की परिकल्पना में, जहाँ पर कानूनों के माध्यम से हमने एक लीडर या एक राजनैतिक प्रतिनिधि का चुनाव किया, वहाँ से राज्य की उत्पत्ति हुई। दूसरा, मैंने कहा राज्य की उत्पत्ति अगर मैं ऐतिहासिक प्रारूप में देखूं तो ऐसे ऐतिहासिक प्रारूप में 1648 मेरे लिए एक महत्वपूर्ण साल है, जहां पर वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से या वेस्टफेलिया जो भी नगर राज्य इन 4 पैमानों पर अपनी संप्रभुता को सुनिश्चित कर पाएंगे, बाकी सभी नगर राज्य उन्हें आधुनिक राज्य के रूप में परिभाषित करेंगे या उनकी संप्रभुता को सम्मान देंगे। और इस तरीके से या इस तरह से आधुनिक राज्य की, अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसको मैं थोड़ा-सा पहले ला रही हूँ। अगर राज्य इन 4 आँकड़ों पर या 4 पैमानों पर परिभाषित किया जाता है तो राष्ट्र क्या है? क्योंकि इसमें से ज़्यादातर नागरिक समूह या नागरिक समाज या नगर राज्य वो थे जो एक तरीके की या एक प्रकार की भावनात्मक बंधन से जुड़े थे। जैसे कि जब मैं भारत की बात करती हूँ, तो भारत को भारत क्या बनाता है? तो भारत को भारत, भारत का झंडा, भारत का एक इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, भारत से भारतीय होना, ये सभी वो सिंबल्स हैं या ये वो सभी चिन्ह हैं, जो हमें भारतीय होने की परिभाषा प्रदान करते हैं। भारत, भारत का मैप हम सभी के दिमाग में अंकित है, जो जम्मू और कश्मीर से शुरू होता है और नीचे कन्याकुमारी पर ख़त्म होता है। यहाँ बंगाल से शुरू होता है या नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है और गुजरात पे और महाराष्ट्र पे ख़त्म होता है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में ये हमारी बाउंड्री है। हम एक सरकार चुनते हैं, हमारी एक जनसंख्या है, हम सेंसस का जनगणना करते हैं, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हम मतदान के माध्यम से एक सरकार को चुनते हैं और ये सरकार संप्रभु है। तो ये तो हुआ भारतीय राज्य, और भारतीय राज्य को राष्ट्र बनाती है ये भावना या ये भावनात्मक सिंबल्स या चिन्ह जो हमें भारतीय या भारतीयता की पहचान प्रदान करते हैं। यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ वो ये कि कई राष्ट्र ऐसे हैं जो हो सकता है कि राज्य ना हो या आधुनिक राज्य की संज्ञा पर या पैमानों पर सटीक ना बैठते हों, और कई राष्ट्र ऐसे हैं जो राज्य नहीं हैं, राइट? मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्र नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो राज्य नहीं हैं। मैं राष्ट्रों से शुरू करती हूँ, जैसे कि तिब्बत। तिब्बत का इतिहास आपके सामने है। तिब्बत का विलय चीन के द्वारा किया गया। उस समय दलाई लामा ने भारत में शरण ली। भारत में धर्मशाला में हमने उन्हें अपनी गवर्नमेंट इन एक्साइल या देश से बाहर एक सरकार स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। भारत का समूचा समर्थन दलाई लामा के साथ था और उनके तिब्बत की गवर्नमेंट, उसके प्रत्याशी, उसके प्रतिनिधियों, यहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री का चुनाव और उस सरकार का गठन बाकायदा किया जाता रहा। तिब्बत आज भी अपनी स्वायत्तता की लड़ाई लड़ रहा है। तिब्बत भावनात्मक रूप से जुड़ा है, बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो तिब्बत को तिब्बत बनाते हैं। बट अगर हम आधुनिक राज्य की संज्ञा के माध्यम से देखें या उसकी परिकल्पना में देखें, तो तिब्बत राष्ट्र तो है, बट तिब्बत राज्य नहीं है। ऐसा ही एक विवादास्पद एग्ज़ाम्पल अगर अभी हम देखें, अमृतपाल सिंह लगातार खबरों में बने हुए थे।
खालिस्तान मूवमेंट भारत के लिए एक अलगाववादी मूवमेंट के रूप में चुनौती रहा है। और अभी पंजाब में जो भी राजनैतिक प्रक्रिया या प्रतिक्रियाएँ पिछले कुछ समय में हुई, और जिस तरह से ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों ने वहाँ हमारी भारतीय दूतावास पर आक्रमण भी किया या उसके सामने प्रचार किया खालिस्तान का, इसे एक राष्ट्र की संज्ञा दें जहाँ पर भावनात्मक रूप से इतने सारे सदस्य इस समाज का हिस्सा तो हैं, पर उन्हें कोई भी और देश या भारत राज्य की संज्ञा नहीं देता, क्योंकि न तो उनके पास अपनी एक क्षेत्र या क्षेत्र की परिधि या सीमा है, या उनके पास अपनी एक ना तो चुनी हुई सरकार है, ना ही वो संप्रभु हैं, यानी कि वो किसी न किसी नगर राज्य या किसी न किसी राष्ट्र या राज्य के अधीन हैं। इसी के साथ में अगर पैलेस्टीन का उदाहरण दूँ, पैलेस्टीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले पहले देशों में से भारत भी रहा है। उसी तरह से अगर मैं इज़राइल की बात करूँ, या अगर आप अपने इतिहास के पन्नों को खंगालें, तो जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तो यूगोस्लाविया और बहुत सारे सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज़ का जब जन्म हुआ, यानी कि केंद्रीय एशियाई देशों का जब जन्म हुआ, तो उस समय उन सभी को मान्यता प्रदान करना, ये सभी राष्ट्र और राज्य के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। बहुत सारे ऐसे अलगाववादी ताकतें हैं, बहुत सारे ऐसे अलगाववादी भावनात्मक मूवमेंट्स हैं, जो खुद को राष्ट्र कहते हैं, चाहे मैं गोरखालैंड मूवमेंट की बात करूँ, या अगर मैं भारत में देखूँ, तो जिस तरीके से आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जिस तरीके से उत्तराखंड और इन सभी राज्यों का गठन किया गया, वो इन सभी अलगाववादी ताकतों या इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें राजनैतिक मान्यता के माध्यम से भारतीय परिवेश में समावेश के लिए लिए गए निर्णयों में से था। पर अगर आप देखें, तो राष्ट्र और राज्य के बीच में ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। आप एक टर्म बार-बार राजनीति विज्ञान में सुनेंगे कि भारत एक राष्ट्र राज्य है। राष्ट्र राज्य यानी कि इन दोनों का सामंजस्य या इन दोनों का संकलन, यानी कि भारत एक राष्ट्र भी है और एक राज्य भी है। राज्य क्योंकि आधुनिक राज्य की जो भी 4 अवधारणाएँ हैं, उनको तो पूर्ण करता ही है। राष्ट्र क्योंकि भारतीयता अपने आप में एक भावना है, जो हम सभी को आपस में बाँधती है। वो चाहे तो किसी और देश के साथ मैच के दौरान उभरता हो, या वो हमारे मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड या विश्व सुंदरी के जितने भी प्रतियोगिताएँ हैं, उनके संदर्भ में उभरता हो, या इतिहास के संदर्भ में उभरता हो, जहाँ पर हम भारतीय सभ्यता को प्राचीनतम सभ्यताओं में मानकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी राजनीति, राज्य और राज्य की परिभाषाएँ, यानी कि राज्य और राष्ट्र की परिभाषाएँ। अब इसके बाद मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ती हूँ, और मैं राजनीति विज्ञान में किस तरह से राजनीति और सिद्धांत का जो अंतर है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अगर ये राजनीति है, राज्य हमने समझा, राष्ट्र भी हमने समझा, तो राजनैतिक सिद्धांत क्या है और राजनैतिक सिद्धांतों की बात हम क्यों करते हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि राष्ट्र, राज्य, राजनीति, ये सभी बड़े विस्तृत विषय हैं, जिनको किसी एक तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने राजनीति की जब परिभाषा आपसे साझा की, तो वो संस्थाओं के विषय में हो सकती है, वो चुनाव के संदर्भ में हो सकती है, वो राजनैतिक गतिविधियों के रूप में हो सकती है, राज्य के बाकी राज्यों के साथ क्या संबंध है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन हो रहा है, इस विषय में हो सकती है। पर जब मैं राजनैतिक सिद्धांत की बात करती हूँ, तो ये विज्ञान से थोड़ा अलग है। जैसे कि जब हम साइंस में या विज्ञान में थियरीज़ की बात करते हैं या सिद्धांतों की बात करते हैं, तो हमारे लिए उनको समझना बड़ा आसान है। सिद्धांत अर्थात जैसे कि आप सभी ने कक्षा 6 में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, राइट? रसायन विज्ञान में। पीरियोडिक टेबल मतलब आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स मैं भारत में बैठकर पढ़ूँ या मैं रूस में बैठकर पढ़ूँ या देश के किसी भी या विश्व के किसी भी कोने में बैठकर पढ़ूँ, वो एक ऐसा तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे कि सल्फर को अगर मैं एक कमरे में रख दूँगी तो सल्फर उड़ जाएगा, या आपने देखा होगा कपूर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी रासायनिक प्रवृत्ति कहती है कि अगर मैं उसे किसी चीज़ से ढक कर नहीं रखूँगी या वो अगर हवा के प्रभाव में आएगा, तो वो
वाष्प बनकर, वेपर बनकर उड़ जाएगा। तो ये एक तथ्य है। तथ्यों को बदला नहीं जा सकता और तथ्य कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याओं का निवारण करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार जब मैं सामाजिक संदर्भ में राजनैतिक सिद्धांत की बात करती हूँ, तो यहाँ पर 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि जब मैं राजनीति विज्ञान में राजनैतिक सिद्धांतों की बात कर रही हूँ, तो ये सभी सिद्धांत हमारी सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति या संदर्भ को परिभाषित ही नहीं करते, बल्कि उनका एक सटीक विश्लेषण करते हैं। ये सटीक विश्लेषण परिकल्पनाओं पर सिर्फ आधारित नहीं हो सकता, ये तथ्यों पर आधारित होगा। और अब आप कहेंगे कि मैम सामाजिक संदर्भ में तो तथ्य बदलते रहते हैं, सामाजिक संदर्भ बदलता रहता है। तो हमने राजनीति विज्ञान में ये माना कि सामाजिक परिवर्तन भी अपने आप में एक तथ्य है। जब मैंने अपना संविधान बनाया, तो उस समय हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि साइबर क्राइम या मेरे बैंक के अकाउंट से कोई मेरे पैसे निकाल लेगा या मैं अपने मोबाइल या किसी यंत्र के माध्यम से अपने पैसे ट्रांसफ़र कर पाऊँगी या मैं बिना नोट या सिक्का दिए चीज़ों का आदान-प्रदान कर पाऊँगी और पैसे मैं किसी यंत्र के माध्यम से किसी को भेज पाऊँगी और इसमें भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो सकता है। उस समय निजता का अधिकार, इस विषय में तो हम सोच ही नहीं सकते थे या फिर खेलने का अधिकार भी बच्चों को मिलना चाहिए, ये हमने सोचा ही नहीं था। जबकि अगर आप याद करें तो स्वतंत्रता संग्राम में आपने सूर्य सेन का नाम सुना होगा, आपने कल्पना दत्त का नाम सुना होगा और इस पर एक बड़ी प्रसिद्ध मूवी भी आई थी या फ़िल्म आई थी जिसका नाम था खेलेंगे हम जी जान से, जिसमें बच्चे अपने खेलने के अधिकार के लिए ब्रिटिश शासन से भिड़ गए। आज हमारा सर्वोच्च न्यायालय इसी अधिकार के लिए या इसी अधिकार को हमारे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में परिभाषित कर रहा है, कि भई किसी पार्क या किसी सामाजिक स्थल पर, खासकर पार्क या जितनी सरकारी खुली जगह हैं, उन पर आप शादी, ब्याह या अपने किसी सामाजिक फेस्टिवल के लिए या समारोह के लिए उसको घेर नहीं सकते क्योंकि बच्चों का पहला अधिकार है वहाँ पर खेलने के लिए। तो आज के संदर्भ में हमने खेलने को भी मौलिक अधिकार के रूप में माना है। तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय से आगे बढ़कर खेल, अच्छा स्वास्थ्य, साफ हवा, इनको भी अधिकारों के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। तो 1947 जब हमने आज़ादी पाई, उस समय हमारे लिए हमारे राजनैतिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर हमें लगा कि हमारे अधिकार, हमारे आर्थिक अधिकार भी तो इन राजनैतिक अधिकारों से जुड़े हैं, तो हमने आर्थिक अधिकारों की माँग की। और आज हम इन सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से आगे अपने राज्यों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि हमारा पानी पीने का साफ़ हो, हमारी हवा साफ़ हो, हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए ये जो बढ़ती गर्मी है या जो भीषण सर्दी है, इससे बचाने के लिए या बेहतर यातायात के संसाधन, सस्ता किराया या पेट्रोल बहुत महँगा ना हो। तो हमारी अपेक्षाएँ निरंतर बदल रही हैं, सामाजिक संदर्भ निरंतर बदल रहे हैं। तो सामाजिक परिवर्तन को भी हमने राजनैतिक सिद्धांत में एक तथ्य माना है। यानी कि विज्ञान की तरह या विज्ञान में जिस तरह हम सामाजिक सिद्धांतों को या जिस तरह से हम वैज्ञानिक सिद्धांतों को टेस्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार हमने राजनीति सिद्धांत में कुछ सिद्धांतों की नींव रखी है। जैसे कि अगर मैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसकी बात हम पॉलिटिकल थियरी में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स थियरी यानी कि राजनैतिक संस्थाओं का सिद्धांत। और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी व्यवस्था में अगर किसी राजनैतिक संरचना या संस्था को समझने का प्रयास करें, तो उसको हम एक चौकोर डिब्बे के रूप में समझ सकते हैं, जहाँ पर एक ओर से लोगों और समाज के सदस्यों की अपेक्षाएँ उस राजनैतिक संरचना या संस्था में जाती हैं और दूसरी ओर से उनकी अपेक्षाएँ कानून या नीतियों का प्रारूप प्राप्त करके हमारे समकक्ष आती हैं। और वो कहते हैं कि जब ये हमारी अपेक्षाएँ नीतियों या कानूनों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं, तो उसके बाद वो वहाँ तक सीमित नहीं है। उसके बाद उन अपेक्षाओं के प्रति हमारा फीडबैक या हमारा उत्तर या हमारा निर्णय कि वो कितनी कारगर रहीं या वो कितनी प्रभावशाली रहीं, वो फिर दोबारा इनपुट के माध्यम से या वो फिर दोबारा इसी सामाजिक संरचना में, इसी राजनैतिक संस्था में फिर से
जाता है और इस संस्था में और भी संस्थाएँ हैं, जैसे कि हमारे जितने नेता हैं, हमारे नौकरशाह वर्ग, हमारी पुलिस, हमारी सैन्य व्यवस्था, हमारे प्रतिनिधि, ये सभी हमारी अपेक्षाओं को नीतियों और कानून का रूप प्रदान कर रहे हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के माध्यम से हमारी राजनैतिक व्यवस्था या संरचना लगातार सजीव बनी हुई है। सजीव मतलब लगातार हमारी अपेक्षाओं, समाज में होने वाले परिवर्तन को एक व्यवस्थात्मक या एक व्यवस्थापक, एक व्यापक रूप प्रदान कर रही है। तो ये क्या है? एक सिद्धांत। अब मैं किसी भी व्यवस्था को देखूँ, किसी भी समाज को देखूँ, किसी भी राजनैतिक प्रणाली को समझने का प्रयास करूँ, वो इस सिद्धांत पर सटीक बैठती है। डेविड ईस्टन के इस सिद्धांत को बाद में कई विचारकों ने और रिफाइन किया, इसमें और नए तथ्य जोड़े। जैसे कि बाद में एल्मंड ने इसमें कहा कि अरे इसमें बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे कि सैन्य व्यवस्था या नौकरशाह वर्ग या ऐसे बहुत सारे राजनैतिक जल दल जो अपने निजी हितों के माध्यम से वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। वोट बैंक राजनीति मतलब वो उन मुद्दों को ज़्यादा हवा देंगे या उन मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे जो उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद करती हो। वो बाकी मुद्दे जो सत्ता में बने रहने में सहायक ना हों या जो बहुत छोटे वर्ग की अपेक्षाएँ हैं, उनको हो सकता है बहुत प्राथमिकता ना दें, क्योंकि वो बहुत छोटा वर्ग है। वो उनके आने वाली राजनीति या आने वाले वोट बैंक को उतना प्रभावित नहीं करेगा। तो ये बाद में तथ्य जुड़ते गए। तो इस तरह से राजनैतिक सिद्धांतों का उद्भव हुआ और कई राजनैतिक सिद्धांतों ने जन्म लिया। जैसे कि अब यहाँ पे एक और फ़र्क है, राजनैतिक सिद्धांत और विचारधाराएँ। सिद्धांत तथ्यात्मक हैं, सिद्धांत वैज्ञानिक हैं, सिद्धांत वे हैं जिन्हें आप टेस्ट कर सकते हैं, जो लगभग सभी सामाजिक परिस्थिति में उस समस्या का निदान करने में या निवारण करने में सहायक होंगे। विचारधाराएँ थोड़ा-सा अलग, विचारधाराओं और सिद्धांतों में थोड़ा फ़र्क है। विचारधाराएँ अर्थात विचारों का एक समूह जो आइडियलिस्टिक है, जो कल्पनाशील है, जो आने वाले समाज कैसा होना चाहिए, इसका विज़न, इसका एक प्रतिबिंब हमारे सामने रखती हैं, जिसमें आप एक नाम सुनेंगे सुकरात। सुकरात दार्शनिक हैं और इसीलिए विचारधाराओं का जो प्रारूप है वो भी दार्शनिक है, क्योंकि वो दर्शन पर आधारित है। क्या होना चाहिए, समाज कैसा हो, कैसे समाज और कैसी राजनीतिक व्यवस्था में सदस्य सबसे बेहतर तरीके से अपने जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएँगे। कौन-सा ऐसा कैसी सामाजिक संरचना हो कि जिसमें एक शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित की जा सके। तो ये विचारधारा है। विचारधारा तथ्यों पर आधारित हो सकती है। विचारधारा एक्सपीरियंसेस या हमारे अनुभवों पर आधारित हो सकती है। विचारधारा हमारी कल्पना पर आधारित हो सकती है। विचारधारा ज़रूरी नहीं कि टेस्ट की जा सके या उसे प्रूव किया जा सके या उसे स्पष्टीकरण उसका दिया जा सके, क्योंकि विचारधारा कल्पनाशील है। बट जब मैं सिद्धांत की बात करती हूँ, तो सिद्धांत कल्पना को एक मूर्त रूप प्रदान करने का माध्यम है। सिद्धांत वो वैज्ञानिक पद्धति है जो हमारी कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करेगी। जैसे कि जब मैंने अरस्तू की बात की और मैंने आपसे कहा कि अरस्तू ने यूरोपीय या ग्रीक नगर राज्यों के बहुत सारे संविधानों का आकलन किया और उन संविधानों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने एक आवर्तक चक्र के सिद्धांत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि अगर मैं देखूं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हो रही है या राजनीतिक व्यवस्थाएं कितने प्रकार की हैं, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के बहुत सारे स्वरूप हैं और उसमें से कुछ स्वरूप ऐसे हैं जो शुद्ध हैं और कुछ स्वरूप ऐसे हैं जो अशुद्ध हैं। जैसे कि उन्होंने प्रजातंत्र को जैसे कि उन्होंने कहा कि किसी भी अगर ग्रीक नगर राज्यों को देखें तो ज़्यादातर व्यवस्थाएँ तानाशाही व्यवस्थाएँ थीं। फिर उन्होंने कहा कि ये तानाशाही व्यवस्थाओं ने एक बिगड़ा रूप धीरे-धीरे अपनाया और ये अत्याचार करने लगी। जब ये तानाशाही व्यवस्थाएँ अत्याचार करने लगी, तो उस समय एक अभिजात वर्ग ने जन्म लिया समाज से और ये वो एलीट वर्ग था या अभिजात वर्ग था, जिन्होंने इस तानाशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंका।
पर इस तानाशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के बाद जब ये अभिजात वर्ग शासन में आया, तो इस शासन वर्ग ये भी बहुत समय तक शासन में नहीं रहा और इसने एक नई प्रकार की शासन प्रणाली को जन्म दिया जिसको कहा गया कुलीन शासन। कुलीन शासन अर्थात एरिस्टोक्रेसी। ये वो वर्ग था जो समृद्ध था, जिसके पास संसाधन थे और इन संसाधनों के माध्यम से ये रूल कर रहा था या ये शासन कर रहा था। बट धीरे-धीरे इसमें भी पतन हुआ और इस पतनकारी व्यवस्था को फिर लोकतंत्र ने उखाड़ फेंका। बट लोकतंत्र भी बहुत समय तक नहीं रहा और लोकतंत्र ने एक नई प्रकार की शासन प्रणाली को जन्म दिया, जिसको एरिस्टोटल ने कहा भीड़ का शासन। और उन्होंने कहा कि इस भीड़ के शासन के बाद फिर से एक बार तानाशाही व्यवस्था का आगमन हुआ। तो जब मैं एरिस्टोटल को या अरस्तू के सिद्धांत को देखती हूँ, तो अरस्तू का सिद्धांत उस समय की इन सभी संविधानों के विश्लेषण पर आधारित था। अरस्तू ने कहा कि इस विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र अपने आप में एक सबसे अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये कहीं न कहीं बहुत सारे और नकारात्मक प्रभावों को राजनीति में जन्म देती है, जो शासन वर्ग के ही कंट्रोल के परे हैं या उनके निर्णय या उनके नियंत्रण के परे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पॉलिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिटी अपने आप में सर्वोच्च प्रकार या सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था होगी। तो ये अरस्तू के विचार थे, ये उनका विश्लेषण था और अपने विश्लेषण के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, तो ये सिद्धांत बना। पर जब मैं विचारधारा की बात करती हूँ, तो विचारधाराओं में आप नाम सुनेंगे जैसे कि उदारवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा या नारीवाद। यानी कि ये विचारधाराएँ वो हैं, जो एक सामाजिक संदर्भ से जन्म लेती हैं। ये प्रगतिशील हैं, ये निरंतर बदल रही हैं, ये बदलेंगी आने वाले समय में और ये आने वाले समाज के लिए एक नए दृष्टिकोण की नींव रखती हैं, जहाँ पर वे ये बताने का प्रयास करती हैं कि हमारा आने वाला समाज या आने वाली राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए या हो सकती है। अगर मैं उदारवाद की बात करूँ या मार्क्सवाद की बात करूँ, ये 2 प्रमुख विचारधाराएँ हैं, जो पारंपरिक तौर पर और अभी भी उतनी ही सजीव हैं और ये दोनों विश्लेषण या वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित हैं। जैसे कि जब मैं उदारवाद की बात करती हूँ, तो हमने हॉब्स का ज़िक्र किया था। हॉब्स, लॉक, रूसो, उस समय एडम स्मिथ, कीन्स, ये सभी वो विचारक हैं जो यूरोपीय संदर्भ से जन्म लेते हैं। उस समय पूंजीवादी व्यवस्था जिस तरीके से वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा था या जिस तरीके से वहाँ पे औद्योगिकीकरण हो रहा था, उस औद्योगिकीकरण के कारण जिस तरह वहाँ समाज में और राजनैतिक संरचना में बदलाव आ रहे थे, उन सभी का विश्लेषण और उनसे जन्मी कुरीतियों का विश्लेषण, राज्य की बदलती ज़िम्मेदारियों का विश्लेषण, राज्य के प्रति बदलती लोगों की अपेक्षाओं का विश्लेषण उदारवाद करता है और वो आने वाले राज्य की ज़िम्मेदारियों का विश्लेषण भी करता है। जैसे कि उदारवाद कहता है कि अधिकारों को राज्य के विरुद्ध परिभाषित किया गया। यानी कि राज्य मेरे अधिकारों के साथ इंटरफेयर ना करे या उसमें छेड़खानी ना करे, इसलिए राज्य नागरिकों को दिए जाने चाहिए। तो ये राज्य नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकार राज्य के खिलाफ थे। तो एक नकारात्मक दृष्टिकोण राज्य का हमें देता है। इसी प्रकार जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं, तो मार्क्सवाद उदारवाद और पूंजीवाद से उभरी हुई बहुत सारी कुरीतियों से जन्म लेता है। औद्योगिकीकरण के बाद लेबर, खासकर श्रम वर्ग के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, वहाँ से मार्क्सवाद जन्म लेता है। तो मार्क्सवाद कहता है कि पूंजीवाद कभी एक अच्छी उदारवाद और पूंजीवाद से जिसका जन्म हुआ, उसने ये नींव रखी कि कहीं न कहीं राज्य निवारण नहीं कर सकता, बल्कि जितने आर्थिक फ़ोर्सेस हैं, जितने आर्थिक प्रक्रियाएँ हैं, वो इसका निवारण करेंगी और वही इसके लिए ज़िम्मेदार भी हैं। तो जब मार्क्सवाद आया तो मार्क्सवाद ने कहा कि जितनी आर्थिक प्रक्रियाएँ हैं, जो इन पर नियंत्रण करेगा, वही ये सुनिश्चित करेगा कि आने वाली राजनैतिक व्यवस्था या संसाधनों का वितरण किस प्रकार होगा। तो संसाधन ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उदारवाद के लिए भी, मार्क्सवाद के लिए भी। बट उदारवाद के लिए इस समूची व्यवस्था का केंद्र राज्य था, जबकि मार्क्सवाद के लिए राज्य माध्यम मार्ग था, पर आर्थिक प्रक्रियाएँ या आर्थिक व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण थी।
भविष्य की नींव तय करेगा। तो ये विचारधाराएँ हैं, गांधीवाद विचारधारा है। गांधीवाद ने जैसे कि कहा कि हमें ना औद्योगिकीकरण चाहिए, ना हमें मार्क्सवाद चाहिए। हमें राज्य की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा को समझे, प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि उसके दायित्व क्या हैं। तो मानवतावाद या अ, मनुष्य समूची संरचना का केंद्र है, ये गांधीवाद ने हमें समझाया। तो गांधीवाद अपने आप में एक विचारधारा थी। इसी प्रकार नारीवाद ने एक विचारधारा के रूप में जन्म लिया, जहाँ पर उन्होंने एक नई परिकल्पना को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मैं ग्रीक नगर राज्यों से लेकर उदारवाद, मार्क्सवाद और आधुनिक राज्य की परिकल्पना भी आज देखूँ, तो कहीं न कहीं लैंगिक असमानता के कारण हमारी परिकल्पना पूर्ण नहीं कही जा सकती। और उन्होंने लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों, या मैं इसको महिलाओं के अधिकारों से ज़्यादा लैंगिक समानता ही कहूँगी, क्योंकि आज तो हम इसमें भी बहुत विविधता की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ़ पुरुष और महिला नहीं, हम तीसरे जेंडर की भी आज बात कर रहे हैं। तो ये जो लैंगिक समानताएँ हैं, इस पर राज्य की अवधारणा कैसी हो, किस प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था हो, जो समानता या समानता के सिद्धांत को नए प्रारूप में रखे, उसका जो विवरण है वो नारीवाद से हमें मिलता है। इसके अलावा अगर हम नई विचारधाराओं में देखें तो एक नई विचारधारा है जिसको हम कहते हैं ग्रीन्स। ग्रीन्स जो पर्यावरण के संदर्भ में विचारधारा को रखते हैं, और इनका मानना है कि आप राज्य की बात करें, पूंजीवाद की बात करें, आर्थिक संसाधनों की बात करें या आप संस्थाओं की बात करें, अंततः पर्यावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत अपरिहार्य है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम अनदेखी नहीं कर सकते। और इसके विषय में एक बड़ा अ, इंटरेस्टिंग या बड़ा रुचिप्रद प्रसंग है अल गोर कमिटी, जिसने पहली बार ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हो रही है और किस तरह से हमारा वैश्विक टेम्परेचर या हमारा बढ़ रहा है लगातार, और किस तरह से ये हमारे मौसम चक्र, हमारे किसानों को, हमारी फसलों को, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है। अल गोर अमेरिकी मूल के हैं और उन्होंने इस समूचे सिद्धांत को पर्यावरणवाद के माध्यम से रखा। और अब तो हमारे अपने देश में बहुत सारे लोग हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हैं, आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा। बहुत सारे अभी आपने लद्दाख में इस मूवमेंट का नाम सुना होगा, जहाँ पे उन्होंने कहा कि लद्दाख को आप राजनीतिक में पहचान तो दे रहे हैं, बट पर्यावरण के संदर्भ में हमें लद्दाख को बचाने की ज़रूरत है। तो ये एक नई विचारधारा है। तो विचारधाराएँ कल्पनाशील हैं, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रही हूँ। विचारधाराएँ हमें एक विज़न प्रदान करती हैं कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य कैसा हो। विचारधाराएँ सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करती हैं, और अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो सिद्धांत दूसरी ओर ज़्यादा सटीक हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें एक आखिरी उदाहरण आपको आज के लिए दूँ, तो उस समय अगर जेम्स ब्राइस एक थिंकर हैं, जिन्होंने राजनैतिक पतन पर बहुत काम किया है, और उन्होंने कहा है कि किस तरह से हमारे लेजिस्लेचर्स, यानी कि हमारी पार्लियामेंट्स, किस तरीके से उनमें पतन हो रहा है। और इसके लिए उन्होंने फ्रांस और बहुत सारे देश की पार्लियामेंट्स या विधायिकाओं पर स्टडी की, और उन्होंने ये कहा कि कहीं न कहीं हमारा किस तरीके से हम चर्चाएँ विषयों पर कर रहे हैं, कौन से विषय हैं जो चर्चा के लिए उठाए जाते हैं, बजट किस तरीके से पारित किया जा रहा है, प्रतिनिधियों के अपने क्या निजी हित हैं। और इन सभी के आकलन के माध्यम से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कहीं न कहीं व्यवस्थापिकाओं का एक पतन वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। और विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूँ कि जेम्स ब्राइस का ये सिद्धांत या ये थियरी नई नहीं है, ये बहुत पुरानी थियरी है, बहुत पुराना सिद्धांत है, जिसे आप आगे चलकर अपने पॉलिटिकल साइंस, राजनैतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। तो ये सिद्धांत हैं, सिद्धांत जो तथ्यों पर आधारित हैं, जो विश्लेषण पर आधारित हैं, जो सटीक हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की डोर को बाँध रहे हैं, जो इन बिंदुओं को जोड़ते हैं और उस विश्लेषण को हमारे समकक्ष रखते हैं। तो आज की कक्षा का अंत मैं यहाँ करूँगी। नमस्कार।